बस बस बहुत कमाई कर ली आपने। रहने ही दीजिए। भला ऐसे भी कोई सब्जी काटता है? एक जैसे टुकड़े होने चाहिए। मैं खुद ही काट लूँगी। आप तो अपने कमरे में ही जाकर आराम कीजिए। काम करने के लिए तो मैं मुफ्त की नौकरानी मिल ही गई हूँ। कड़वे बोल बोल कर रानी ने अपनी सास शांति देवी के हाथ से चाकू ले लिया और रसोई में चली गई। वो अपमान के घूंट पीकर रह गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब दिन भर अकेले बैठकर भी करे तो क्या करे। सोचती थी बहू की रसोई में मदद करा दूं, पर बहू को उनके हाथ से किया गया कोई काम ही पसंद नहीं आता था। हर काम में नुक्स निकालकर उन्हें कमरे में भेज देती थी। फिर शाम को बेटे मानव के आने पर उस पर गुस्सा निकालती थी। सारा दिन मैं ही अकेली रसोई में खटती रहती हूँ। तुम्हारी माँ को तो कुछ करना आता नहीं। ज़्यादा बैठी रहेंगी तो शरीर में जंग लग जाएगी। फिर हमें ही सेवा करनी होगी। मानव को भी लगता था कि रानी दिन भर अकेले काम करती है, तो वो भी अपनी माँ से ज़्यादा बात नहीं करता था। उनकी उम्र 70 पार कर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि वो बीमार रहती हैं या उनसे काम नहीं होता है। इस उम्र में भी उनके हाथ पैर अच्छे से चल रहे थे। बहू अकेली काम करके थक जाती थी और वो ये बताना चाहती थी कि आपके बिना भी मैं घर संभाल सकती हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा घर अच्छे से संभाल सकती हूँ। अब 50 साल जिसने गृहस्थी चलाई है, उसे क्या घर चलाना नहीं आएगा। पर बहू सोचती है कि अब ये घर सिर्फ मेरा है। बुढ़ापे में उसने अपनी सास का रसोई में प्रवेश बंद करवा दिया है। ऐसा लगता है उसने मुझसे किनारा कर लिया है। उसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं घर के कोने में पड़ा कोई बेकार सामान बन गई हूँ। शांति देवी सिसकने लगी, पर उनके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी बच्चों के स्कूल से आने की आवाज़ आई। वो दौड़कर बाहर गई कि उनका बस्ता ले ले, क्योंकि रानी अपने कमरे में आराम कर रही थी। रोमी और प्रीति दोनों सीढ़ियों से आ रहे थे। उन्होंने दोनों का बस्ता ले लिया और कमरे में ले आई। वो दोनों को खाना देने रसोई में पहुंची ही थी कि रानी आ गई। आप तो रहने ही दीजिए। बच्चों को उनके पसंद का खाना माँ ही दे सकती है। आप तो सबसे भी ज़्यादा गर्म करके दे दोगी तो इनका मुंह जल जाएगा। आप तो अपने कमरे में ही चली जाइए। शांति देवी मुंह लटका कर चली गई। मन था पोते और पोती को अपने हाथ से निवाला खिलाती, उनकी स्कूल की बातें सुनती, दोस्तों के किस्से सुनती। पर रानी दोनों बच्चों और दोनों का खाना लेकर कमरे में चली गई और अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो बहू के कमरे में चली जाए। सुबह से पूजा पाठ भी कर लिया। अब क्या करे, दिन भर बैठा भी नहीं जाता, मन कचोटता है। तभी थोड़ी देर बाद घंटी बजती है। लगता है बर्तन मांजने वाली आ गई। वो आदत के मुताबिक रसोई में गई और बर्तन खाली करके सिंक में रखने लगी। तभी रानी दौड़ती हुई आई। आपसे मना किया था ना, रसोई में मत आया कीजिए। अब ये रसोई मेरी है तो मैं संभाल लूँगी। आप देखो ना, इतनी सारी सब्ज़ी इस छोटे से बर्तन में निकाल दी। फ्रिज में रखूँगी तो फैल जाएगी और मुझे फ्रिज भी साफ़ करना होगा। आप मेरे काम में मदद ना ही करो तो अच्छा है, मेरा काम तो बढ़ जाता है। और रानी वही बर्तन फ्रिज में रख कर चली गई। शांति देवी अपने कमरे में चली गई। अब दिन भर दीवारों से बातें करे। सोचा थोड़ी देर टीवी ही चलाकर देख ले। ड्राइंग रूम में जाकर टीवी देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद रानी तमक गई। इतनी तेज़ आवाज़ में टीवी चला रखी है, बच्चे सो रहे हैं। आवाज़ बंद कीजिए, केवल टीवी देख लीजिए, सुनना ज़रूरी नहीं है। उनकी आंखें भर आई। बिस्तर पर जाकर लेट गईं और सुबकने लगी और खुद से ही बातें करने लगी। ये बुढ़ापा तो बड़ा ही दर्द भरा है।
जवानी कब बच्चों की परवरिश में निकल गई पता ही नहीं चला। 2 बच्चे हुए थे पायल बिटिया के। 3 साल बाद मानव हुआ था। दोनों बच्चों के स्कूल होमवर्क अन्य गतिविधियों में कब सुबह से शाम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों का टिफ़िन बनाती थी, फिर स्कूल छोड़कर आती थी। घर आकर अपने पति शैलेंद्र जी का लंच बॉक्स पैक करती, फिर पूरे फैले हुए घर को समेटती थी। जगह जगह चप्पलें, तौलिया, रुमाल, मोज़े रहते थे। तेल के शीशे के ढक्कन तक बंद नहीं करते थे। उन्हें बंद करके कंघे, रबड़, क्लिप, पाउडर, क्रीम सब कुछ अच्छे से ड्रेसिंग में सेट करती। कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाकर रसोई की बारी आती थी। भाग दौड़ कर सब काम निपटाती थी। उस ज़माने में तो काम वाली बाई भी नहीं आती थी। दोपहर का खाना बनाती थी और फिर बच्चों को लेने स्कूल जाती थी। उनका होमवर्क करवाना, कपड़े प्रेस करना, यूनिफॉर्म सहेजना, किताबें कॉपियाँ ढूंढना, सभी काम रहते थे। शाम को बच्चों के साथ खेलना और रात का खाना, सारा काम निपटा कर सोना। दिन भर के थक जाने के बाद रात को बड़ी गहरी नींद आती थी और अगले दिन से वही दिनचर्या। सालों ऐसी व्यस्त ज़िंदगी जी थी। कॉलेज में आने के बाद भी दोनों बच्चे हर काम के लिए शांति देवी पर ही निर्भर रहते थे। अब पायल भी बड़ी हो गई थी। उसकी शादी की सारी तैयारियां की थी। कपड़े और गहने को खरीदना और लेन देन के उपहार, मेहमानों की लिस्ट बनाना, उधर रसोई भी संभालना, सब कुछ अकेले किया। बड़ी ही कुशलता और मितव्यता से किया। पायल की शादी के बाद मानव की भी शादी निपटाई, पर तब पायल बराबर शांति देवी का हाथ बटा रही थी। अपनी ही माँ की परछाई थी। रानी बहू बनकर घर में आ गई थी। स्वभाव की तेज और अक्खड़ थी। सामने वाले का 1 मिनट में अपमान कर देती थी। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। शैलेंद्र जी भी चुप ही रहते थे। जितना कम से कम हो तो उतना ही बोलते थे। वो कभी सीधे रानी को किसी काम के लिए नहीं कहते थे। अब नौकरी से रिटायर हो गए थे और रानी भी 2 बच्चों की माँ बन गई थी। शांति देवी अभी भी कुशलता से रसोई और घर संभाल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, औरत का सुहाग उजड़ते ही रिश्ते भी उजड़ जाते हैं। शैलेंद्र जी के जाने के बाद शांति देवी अकेली रह गई थी। अब उनकी घर में कदर कम हो गई थी। अपने ससुर शैलेंद्र जी से तो रानी फिर भी ज़ुबान की शर्म रखती थी, पर अब वो शर्म भी चली गई। अब उसने घर और बाहर की कमान अपने हाथों में ले ली थी। विधवा सासू माँ का घर में रहना उसे अखरने लगा था। अब वो उनकी उपेक्षा करने लगी थी। शांति देवी अकेली रहती, कभी उनके पास न फटकती और बच्चों के साथ भी घुलने मिलने नहीं देती थी। मानव को भी अपने और अपने बच्चों के काम में लगाए रखती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि बेटे की पसंद की सब्ज़ी बना दूं, पर बहू ने टोक दिया, आप तो रहने ही दीजिए, दुनिया भर का तेल मसाला उसमें डाल दोगी और वो सब्ज़ी इन्हें नुकसान कर जाएगी। बैठे बिठाए 2 रोटी मिल रही है तो रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, पर हमारी दुनिया में ज़्यादा दखल अंदाजी ना ही करो तो अच्छा है। आप अपने कमरे में ही रहा कीजिए, बाहर आकर सबको परेशान मत करा कीजिए। अब कल ही बच्चों के कलर पेंसिल से ड्राइंग करने लगी थी। ये कोई उम्र है बच्चों के रंग से खेलने की? कुछ तो लिहाज क्या करे। वो फिर से अपना मुंह लटका कर रह गई। अब उनका कुछ था नहीं। जो भी था वो पैसा बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई और घर में लग गया था। एक दिन उन्होंने मानव को कहा कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दे, तो मानव के माथे पर शिकन आ गई। क्या मम्मी, आपको तीर्थ यात्रा पर जाना है और इधर मैं और रानी दिन रात खटते रहते हैं। रानी सारे घर का काम अकेले करती है, बच्चों को संभालती है, खुद पढ़ाती है
और आपको है कि पैसे खर्च करने की बात बोल रही हो। मेरी भी कमाई घर, राशन पानी, कपड़ों, बच्चों की स्कूल फीस में खर्च हो जाती है। पैसा बचता ही कहाँ है जो आपको कहीं भेज दूं। वो अब बेटे और बहू के व्यवहार और उपेक्षा से पूरी तरह से आहत हो चुकी थी। वो शाम को सैर पर जाया करती थी। वहीं उनकी एक सहेली बनी, मीनू देवी नाम था उनका। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब वो अपनी तकलीफ़ें मीनी देवी को बताने लगी। दोनों हम उम्र ही थी। कल तुम मेरे साथ वृद्धाश्रम चलोगी? अचानक मीनू देवी द्वारा पूछे गए सवाल से वो हैरान रह गई। हाँ, पर वहाँ क्यों? शांति देवी ने सवाल किया। वो कल मेरा जन्मदिन है तो मैं वहाँ मनाना चाहती हूँ। उन लोगों को भी तो लगना चाहिए कि कोई उनका है जो अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटना चाहती हूँ। अच्छा, मैं भी चलूँगी, पर मैं इससे पहले कभी नहीं गई हूँ। वहाँ तो सभी दुखी जन रहते होंगे जिन्हें उनके बेटे बहू ने घरों से निकाल दिया होगा, शांति देवी ने कहा। मीनू देवी बोली, बहू बेटे अपनी माँ की उपेक्षा करें, ये भी जीवन से निकाल देने जैसा ही है। घर में रख कर अपमान करे, 2 रोटी भी ताना देकर खिलाए, इससे अच्छा तो यही वृद्धाश्रम है। कम से कम सुकून से जी तो सकते हैं। वहाँ जन्मदिन मनाने का एक बहाना है। मैं भी कभी नहीं गई, पर एक बार इसी बहाने जाकर देखना चाहती हूँ। आखिर मीनू देवी की भी स्थिति उनके घर में सही नहीं थी। दोनों सहेलियाँ ही अपने घर में उपेक्षित थी। अगले दिन दोनों वहाँ चल दी। वहाँ पर मिठाई बांटी, सभी वृद्ध महिलाओं से मिली, उनका दुख दर्द सुना और वहाँ की सारी व्यवस्था, दिनचर्या देखी। कुछ महिलाएं बच्चियों को सिलाई, काशिकदारी और बुनाई भी सिखा रही थी। सबके चेहरे पर हंसी थी, सभी खुश थी, आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। सीखने वाली बच्चियां पास ही स्थित अनाथालय की थी। उन्हें सिखाने का कुछ पैसा नहीं मिल रहा था, पर फिर भी उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उनकी पथराई आंखें इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों का बचपन देख रही थी। शांति देवी और मीनी देवी को बहुत अच्छा लगा। दोनों ने मिलकर एक निर्णय लिया। यह निर्णय लेना आसान नहीं था, पर अब दोनों सहेलियों का अपने बेटे बहू के साथ रहना संभव नहीं था। दोनों का घर में होना ना होना बराबर ही था। पर किसी को फिक्र नहीं कि आप कहाँ गई थी। वृद्धाश्रम ही जीवन के अंतिम पड़ाव की सच्चाई है और उन्हें जाना ही होगा। अच्छा, आप घर में चैन ना मिला तो हमें बाहर रिश्तेदारों में बदनाम कर ही रही हो। सब कहेंगे कि माँ न संभाली गई और वृद्धाश्रम भेज दिया। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? रानी तुनकते हुए बोली। मम्मी, यह क्या तमाशा है? आप मुझे बदनाम करना चाहती हो कि बेटा माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया? 2 रोटी भारी पड़ गई थी। तभी शांति देवी चीखी, चुप रहो तुम दोनों। समाज, रिश्तेदारों की परवाह है कि वो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, पर अपनी माँ की परवाह नहीं है कि वो क्या सोचती है, कितनी दुखी, कितनी परेशान रहती है। ताने देकर 2 रोटी देने से बच्चों का फ़र्ज़ पूरा नहीं हो जाता है। बुज़ुर्गों को 2 रोटी के साथ बच्चों का प्यार और सम्मान भी चाहिए। मेरे साथ घर में ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे मैं अछूत हूँ। मुझसे कोई सीधे मुंह तक बात नहीं करता है। मैं एक ही घर में रहने के बावजूद अपने पोते और पोती से लाड नहीं कर पाती। परिवार का हिस्सा तुम लोग मुझे मानते ही कहाँ हो। 50 साल रसोई संभाली है और तेरी पत्नी कहती है कि मुझे सब्ज़ी ढंग से काटनी नहीं आती है। बच्चों के रंग मत छेड़ो, ड्राइंग रूम में टीवी मत देखो, किसी से बात मत करो, रसोई में मत जाओ, बस अपने कमरे में निर्जीव सामान की तरह पड़े रहो। तो बहू, मैं निर्जीव वस्तु नहीं हूँ। मुझ में अभी सांसें हैं, ज़िंदगी बाकी है मेरी। मेरे पास भी हुनर है, इच्छाएं हैं, मैं उन्हें भी पूरा करना चाहती हूँ। यहाँ घर में तो मेरे शरीर और मन को जंग लग जाएगी
इसीलिए मैं इस घर के माहौल से दूर जाना चाहती हूँ। तुम भी सुकून से रहना। इस तरह के अपमान और जहर भरी ज़िंदगी से मुझे नहीं जीनी है। कोई भी अपने मन से अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर वृद्धाश्रम जाना नहीं चाहता है, पर माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। शांति देवी की बातें सुनकर रानी और मानव की नज़रें शर्म से झुक गई, पर उन दोनों की ओर देखे बिना ही उन्होंने अपना सामान उठा लिया और वो बाहर खड़ी मीनू देवी के साथ नई ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने के लिए चल दी। दोस्तों, परिवार में बुज़ुर्गों की उपेक्षा होती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। उनसे सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, हर बात पर टोका टाकी की जाती है, उनके द्वारा किए गए कामों का अपमान किया जाता है। ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। तभी तो वो लोग अपने ही घर से जाना चाहते हैं और जहाँ प्यार और अपनापन मिलता है वहाँ रहना चाहते हैं। तभी तो शहरों में आज वृद्धाश्रम की बढ़ोतरी हो रही है, पर ये स्थिति काफ़ी भयावह है। समाज को इस दिशा में भी सोचना चाहिए। वृद्धाश्रम पड़ाव की सच्चाई नहीं होना चाहिए। दोस्तों, शांति देवी ने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने का जो फैसला किया था वो सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।